गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के इस दैनिक परिचर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो टॉपिक हैं, हमने दो टॉपिक लिए हैं, एक शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ और भारत में दिल्ली में जो श्रमिक बस्तियों का मामला है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बताऊं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ क्यों चर्चा में रहा, इस पे हम चर्चा करेंगे। प्लस इसके साथ ही हम ये देखेंगे कि एससीओ के गठन की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या बैकग्राउंड था, राइट। तो आइए हम लोग सबसे पहले गठन की चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि रिसेंटली और ये चर्चा में क्यों रहा और इससे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल अप्रैल 1996 में चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, देख रहे हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपस में एक दूसरे से नस्ली और धार्मिक तनावों से निपटने के लिए आपसी सहयोग करने पर राजी हुए। ये पहला इनिशिएटिव लिया गया था और उस समय इसे शंघाई 5 कहा गया था। वास्तव में इसकी पृष्ठभूमि समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 1991 में जब सोवियत संघ का पतन हुआ और जो मध्य एशियाई जो राष्ट्र हुए है ना, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी जनजातियों के नाम पर हैं ये देश, ये तो आप जानते ही होंगे। और ये आपसी में नस्ली और धार्मिक तनावों में लगे रहते थे और उसका कुछ पार्ट, चूंकि चाइना में भी नस्लें थी, तो उस सब में सहयोग के लिए ये शंघाई 5 बना था। उसके बाद 2001 में चीन, रूस और जो 4 मध्य एशियाई राष्ट्र ऊपर लिखे गए हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इनके मिल जाने के बाद शंघाई सहयोग संगठन शुरू हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि नस्लीय तथा 4 धार्मिक चरमपंथ से निपटने के लिए और व्यापार निवेश को बढ़ाने के लिए आपसी में क्षेत्रीय समझौता किया जाए। वास्तव में जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ है, वर्तमान रूप में अगर आप देखें तो 15 जून 2001 में इसकी स्थापना हुई, राइट। 2002 में इसके चार्टर पे हस्ताक्षर किए गए और ये 2003 में लागू हुआ। यह चार्टर एक संवैधानिक दस्तावेज है जो संगठन के लक्ष्यों और आदि के और इसकी संरचना तथा प्रमुख गतिविधियों को रेखांकित करता है। और रूसी और चीनी एससीओ की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो ये हुआ गठन की पृष्ठभूमि और इस पे क्लियर। एक बात और भी जानते रहिए, कभी कभी यूपीएससी में ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कि जो हमने यहाँ बातें, जो तथ्य आपको दिए हैं, उस तथ्य को स्टेटमेंट बना दिया जाए, है ना। जैसे मालूम हुआ कि ये हमने आपको बताया कि जो शंघाई सहयोग संगठन है कि जो 6 सदस्य हैं, पूरे यूरेशिया के लगभग 60% क्षेत्रफल को ये क्या करते हैं, कवर अप करते हैं, है ना। और यहाँ दुनिया के चौथाई यानी 25% लोग रहते हैं। तो भौगोलिक क्षेत्र से अगर आप उठा करके देखें और जनसंख्या के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो निश्चित रूप से यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा हो सकता है। इसके अतिरिक्त 2005 में यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होगी। 2005 में भारत और पाकिस्तान को इसे पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल किया गया और अंततः ये दोनों राष्ट्र 2017 में एससीओ को जो है क्या कहते हैं कि पूर्ण सदस्य बन गए, राइट। और वर्तमान में देखेंगे तो अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया वर्तमान के पर्यवेक्षक देशों में है, क्लियर है। तो ये तो कुछ हमने आपको आंकड़े या तथ्य आपको बताए एससीओ के डेवलपमेंट के संदर्भ में। वास्तव में एससीओ क्यों चर्चा में है, जो आप जानते हैं कि इस समय खास करके जो प्रशांत महासागर क्षेत्र है और दक्षिणी पूर्वी एशिया जो है ना, इसमें इसकी भू राजनीति को लेकर के जो अमेरिका के नेतृत्व में जो पश्चिमी राष्ट्र हैं एक खेमे बनाए हुए हैं और जाहिर सी बात है रूस और चीन का जो एक गठबंधन है या पे कह सकते हैं का जो कोऑपरेशन है, रूस है, चीन है, पाकिस्तान भी आप कह सकते हैं।
तो एक ब्लॉक यहां से बनता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो जाहिर सी बात है, भारत की विदेश नीति निश्चित रूप से गुटनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर तो चलती ही चलती है, लेकिन कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज नहीं कर सकता है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के नेक्सस के बाद भारत का जो झुकाव है, खास करके आप 2002 के बाद से देखेंगे, लगातार अमेरिका के साथ रहा है, राइट। तो ऐसी स्थिति में दो ब्लॉकों के बाद भारत एससीओ का सदस्य बना 2017 में, तो उसके क्या निहितार्थ हो सकते हैं उसको समझने की जरूरत है। वास्तव में ये दोनों विरोधाभासी, या विरोधाभासी ना कहें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों प्रतिद्वंदी दिशाएं हैं। और निश्चित रूप से भारत का जो उद्देश्य है, भारत बीच में है, और भारत का जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं एक विश्वव्यापी संतुलन को बनाए रखना है। और आपको बताऊं कि इसी एससीओ की देन है कि 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद 2009 में अस्ताना में पहली बार पाकिस्तान से बातचीत हुई, फिर 2015 में पाकिस्तानी संपत नवाज शरीफ से मिले, और हाल में ही चीनी रक्षा मंत्री से द्विपक्षीय वार्ता भी हुई। तो कहने का मतलब ये है कि एससीओ में जो भारत की जो भागीदारी है वो कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि संतुलन बनाने की दृष्टि में है। और अगर दो प्रतिद्वंदी ब्लॉक किसी भी राष्ट्र के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए प्रयासरत हैं, तो ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उस देश की स्थिति अच्छी मानी जा सकती है। बस जरूरत इस बात का है कि अपने हितों के अनुरूप क्या किया जाए कि उसका फायदा उठाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि एससीओ की जो असली परीक्षा ये होगी भारत का इसमें शामिल होने पर, कि जो वर्तमान में भारत और चीन, कभी इस पर एक डिटेल क्लास ही लूंगा कि इंडो और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट जो विस्तारवादी नीति आपको दिखाई दे रही है, क्या एससीओ के राष्ट्र उस तनाव में भी कुछ कदम उठा पाएंगे, यह देखने की बात होगी, राइट। तो निश्चित रूप से ये जो जितने भी फैक्ट हमने आपको बताए, कभी मान लीजिए तथ्यात्मक पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भले पूछ ले कि एससीओ में कौन पर्यवेक्षक में है, कौन कौन कितने देश शामिल हैं, या उसकी जो हमने आंकड़े बताए कि कितने क्षेत्रफल और कितने ये हैं, वहां से सवाल पीटी में पूछे जा सकते हैं। आज हमने मॉडल नहीं दिया है, आप लोग स्वयं प्रश्न बनाइएगा और फिर हम लोग चर्चा भी उसकी कर लेंगे आगे। और लेकिन मेंस में ये जरूर यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि एससीओ में भारत की सहभागिता का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या विदेश नीति पे जो प्रभाव पड़ेगा उसका आकलन करें। तो निश्चित रूप से अपने भारत के राष्ट्रीय हितों के संदर्भ में इस प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, राइट। तो हम उम्मीद करते हैं कि एससीओ के विविध पक्षों पर आप लोगों की नज़र गई होगी, और एक पॉइंट इसे क्या करिएगा कि इसे पॉइंट आउट भी करिएगा और समझने का भी प्रयास करिएगा, राइट। तो इसकी पूरी हिस्ट्री कैसे हुई और क्यों ये चर्चा में रहा, इसको जानने की जरूरत है। फिलहाल एक रिसेंट मुद्दा है, आइए हम बताएं। दिल्ली में श्रमिक बस्तियों का मुद्दा है। आपको बता दूं लगभग 4800 बस्तियों का क्लस्टर मिला है दिल्ली में, और सुप्रीम कोर्ट में 31 अगस्त को जस्टिस अरुण मिश्रा, अब रिटायर्ड हो चुके हैं, कि अगुवाई वाले सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए निर्णय लिया था कि 3 महीने के अंतर्गत इस श्रम क्लस्टर्स को समाप्त कर दिया जाए। कोर्ट की टिप्पणी थी कि इसमें कोई राजनीतिक व्यवधान नहीं आना चाहिए, और इससे 2 लाख परिवार प्रभावित हो रहे थे। जाहिर सी बात है, इसके संवैधानिक पक्ष अलग हो सकते हैं, लेकिन इसके मानवीय पक्ष को भी समझने की जरूरत है। और कई बार न्यायालय और उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण सम्मान करते हुए भी हम ये विश्लेषण करना चाहते हैं, ये बात आपके सामने रखना चाहते हैं कि कई बार क्या होता है कि जो न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, व्यवहारिक रूप से एक वर्ग को क्या करते हैं, कहीं न कहीं संघर्ष की स्थिति में डाल देते हैं। कभी हम लोग फिर इस पे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय होता है वो अगर व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई उसके सकारात्मक परिप्रेक्ष्य रहते हैं, लेकिन जो वर्तमान है कई बार दिक्कत की स्थिति में होती है।
और आपको बताऊं, इसी आदेश के परिप्रेक्ष्य में जो भारत की जो केंद्रीय सरकार है, उस केंद्रीय सरकार ने आपको बताऊं एक अपना पक्ष रखा। वर्तमान में जो बेड़वे जी मुख्य न्यायाधीश हैं, इन न्यायाधीश के समक्ष रखा कि जो 4800 श्रमिक क्लस्टर को समाप्त करने के फिलहाल सरकार की कोई तात्कालिक योजना नहीं है, और एक आधार भी दिया जाए कि इस समय कोरोना पैंडेमिक है और कोरोना महामारी की स्थिति में इतने बड़े परिवारों को ले जाना, फिर से रिहैबिलिटेट करना और उन बस्तियों को हटाना आसान नहीं है। इसलिए उन्होंने ये नोटिस दिया है, ये सूचना दी है, सबमिट किया है। और साथ ही साथ दिल्ली विधानसभा ने, यहाँ तो आपको कुछ पॉलिटिक्स भी दिख सकती है, लेकिन निश्चित रूप से दिल्ली विधानसभा का एक इसका भी संवैधानिक महत्व है, और दिल्ली विधानसभा ने यह प्रस्ताव सर्वमत से पारित किया कि कोरोना महामारी के पृष्ठभूमि में श्रमिक बस्तियों की बेदखली कर पाना संभव नहीं है, ये संभव नहीं होगी, और बेदखली के पूर्व इन्हें पुनर्वासित किया जाएगा। और ये भी कहा गया कि चूंकि आवास रहना निश्चित रूप से यह अनुच्छेद 21 की भावनाओं के अनुरूप है। तो ये मुद्दा रहा, और इसी मुद्दे के बहाने आपको बताऊं, ये डायरेक्टली पीटी का प्रश्न तो नहीं है, लेकिन फर्स्ट पेपर में जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में श्रमिक बस्तियों का भी है। तो श्रमिक बस्तियों में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, उसके निस्तारण के लिए सरकार कौन सी योजनाएं चला रही है ना, या हालिया दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय से इसमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे प्रश्न को लेकर के मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं। राइट, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इसके साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित रूप से ये आज के जो दोनों टॉपिक थे वह वो वैचारिक थे और मेंस के लिए उपयोगी थे। राइट, ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।